स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूँ और जब भी आता हूँ तो कुछ न कुछ विशेष लेकर आता हूँ। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसी से बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन एकदम पक्का है, एक क्वेश्चन जरूर आपको गणित में दिखाई देगा। हाइट एंड डिस्टेंस यानी जिसको हम कहते हैं ऊंचाई और दूरी, एक सवाल पक्का इससे आना है। तो इसको आप एकदम शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तब आपको आनंद आएगा। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। लेकिन हाँ, कहीं जाइएगा नहीं, केवल लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जाके आपको आनंद मिलेगा। आइए बात करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया था कि लान बटे कक्का, इसमें लान बटे कक्का में त्रिकोणमिति में आप लोगों ने ये सूत्र लगभग याद कर लिया होगा, जिसमें मैं आपको बताया गया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी पहला मान होता है। इसी प्रकार cos थीटा का मान हमने आपको बताया था कि दूसरा मान होता है आधार बटे कर्ण। ऐसे tan थीटा का क्या सूत्र होता है, तो आप कहेंगे tan थीटा का मान निकालने के लिए तीसरा सूत्र लंब बटे आधार। यानी अगर हमें sin थीटा निकालना है तो पहला अनुपात l बटे k लिखेंगे, cos थीटा निकालना है तो दूसरा अनुपात आधार बटे कर्ण लिखेंगे, और tan थीटा निकालना है तो लंब बटे आधार। ये मैं सूत्र आपको बता चुका हूँ। इसी प्रकार cos थीटा का मान निकालना होता था, उल्टा कर देते थे, यहीं पलट देते थे, आधार बटे क्या होता था लंब। sec थीटा का मान क्या होता था, sec थीटा का मान उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे आधार। और cosec थीटा का मान निकालोगे तो क्या होता था, इसका काले का उल्टा कर्ण बटे लंब होता था। और हमने आपको बताया था कर्ण का सूत्र निकालने के लिए अंडर रूट में क्या होता था, लंब का वर्ग प्लस क्या आधार का वर्ग। और लंब निकालने का सूत्र हमने बताया था अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार का सूत्र हमने बताया था निकालने के लिए अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो याद रखेंगे ये सूत्र जो है ये विशेष सूत्र है। ये साइन थीटा का मान निकालना होगा तो लंब बटे कर्ण, cos थीटा का मान निकालना होगा तो आधार लंब यानी पहला साइन का मान है तो पहला अनुपात, cos निकालना है तो दूसरा अनुपात, tan निकालना है तो तीसरा अनुपात, काट निकालना है तो इस पलट दीजिए आधार बटे लंब, sec निकालना है तो दूसरे का उल्टा कर्ण बटे आधार, cosec निकालना है तो पहले का उल्टा कर्ण बटे लंब। और कर्ण निकालने का सूत्र होता है नोट में लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। लंब निकालने का सूत्र होता है नोट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार निकालने का सूत्र होता है नोट में कर्ण स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दीजिए क्या आपको जानना है और क्या विशेष चीज रह गया है इसमें। तो इसमें देखिए एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसको आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेंगे। ऊंचाई और दूरी में देखिए दो चीजों को जानना है, एक आपका उन्नयन कोण होता है, दूसरा क्या होता है अवनमन कोण होता है, ठीक है। ये दोनों आप जान जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रश्न करने क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। आइए उन्नयन और अवनमन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पोल है, ये जैसे एक सीधा एक मान लेते हैं क्या एक पोल है, और यहाँ ये इस पोल का नाम मैं लिख दे रहा हूँ AB। एक खंभा मान लेते हैं, क्या है खंभा, ये खंभा खड़ा है, ठीक है। और आप इस खंभे के ठीक सामने खड़े हैं, मान लेते हैं कि आप यहाँ हैं, ठीक है। ये आपका ये हो गया आप यहाँ, और यहाँ आप इस खंभे के ठीक सामने खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ आपकी आंखें हैं, और यहाँ से आप जब देखेंगे तो ये जो आपकी आंखों से जो रेखा बनती है इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब जैसे मान लीजिए हम आपके सामने खड़े हैं, तो जब मैं ये बना रहा हूँ तो मेरे ठीक सामने जो है मेरा कैमरा लगा हुआ है, तो मेरी आंखों से जो सीधी रेखा जा रही है इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। अब अगर मान लीजिए हमको ऊपर देखना है तो थोड़ा सा हम पलकों को अपनी आंखों को झुकाकर घुमाकर ऊपर ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्षैतिज रेखा है। और क्षैतिज रेखा से फिर एक ऐसी रेखा जा रही है, तिरछी रेखा। जैसे मान लीजिए ये है, अब ये व्यक्ति क्या करता है, इस बी को देखना चाहता है, तो ये तो पहले समान वे में देख रहा था, ऐसे देख रहा था, तो उसकी आंख ऐसे बना रही थी, तो क्षैतिज रेखा बन गया। और जब अब ये इसको देखना चाहता है तो थोड़ा सा अपने पलकों को अपने आंखों को ऐसे थोड़ा सा करेगा, तो जब ये रेखा जाती है इस रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। इस रेखा को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। इसी प्रकार यह
ठीक है। तो अगर ये नीचे देखना चाहेगा तो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। और यहाँ ये भी कौन सी रेखा होगी, दृष्टि रेखा। क्या होगी, दृष्टि रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है, ये दो दृष्टि रेखा, जैसे पहले जब ये व्यक्ति इसके बीच में देख रहा था, एकदम बीचों बीच में मान लीजिए देख रहा था, खंभे के बीचों बीच में था, तब ये कौन सी रेखा थी, क्षैतिज रेखा। लेकिन जब ये व्यक्ति ऊंचाई खंभे के सबसे शिखर वाले बिंदु को देख रहा है तो ये कौन रेखा हो गई, दृष्टि रेखा। और जब नीचे वाले शिखर के जो इस खंभे के सबसे नीचे वाले भाग को देख रहा है तो ये क्या होगा, दृष्टि रेखा। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जब दृष्टि रेखा, जब कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित हो, कहाँ हो, ऊंचाई पर स्थित हो, तो जब कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित हो तो ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखने में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बने कोण को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। इसको अल्फा शब्द लिख रहे हैं, क्या कहेंगे, उन्नयन। और यहाँ देखिएगा ये जो कोण बनता है इसको हम बीटा से लिख रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन कोण। लेकिन परिभाषा दोनों का आप जान लीजिए। देखिए परिभाषा क्या है, जब व्यक्ति ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखता है, जब व्यक्ति, ये व्यक्ति है ना, ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। और जब कोई व्यक्ति अपने से नीचे यानी नीचे की वस्तुओं को देखता है, जैसे आप किसी पुल पर बैठे हो और पुल के नीचे पानी है, पानी में मछली दिख रही है, तो उस समय जो नीचे आपका बन रहा है ना, तो नीचे स्थित वस्तु को देखने में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहते हैं। बस सिंपल है परिभाषा। इसका मतलब क्या है, उन्नयन कोण कब बनता है, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखता है तो किस रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, यानी क्षैतिज रेखा ये हो गई और दृष्टि रेखा ये हो गई। कहाँ देख रहा है, तो आप ऊंचाई पर देख रहा है, तो उस समय जो कोण बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, उस कोण को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। और जब कोई वस्तु नीचे स्थित होता है अर्थात गहराई पर स्थित होता है, उस समय क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बने कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको उन्नयन और अवनमन समझ में आ गया होगा। इसकी मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे। उन्नयन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण की परिभाषा कैसे देंगे, ऊंचाई पर स्थित वस्तु को, ऊंचाई पर स्थित वस्तु को, ऊंचाई पर स्थित वस्तु को, ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखने में, देखने पर क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा के बीच, दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। बने कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहते हैं। चित्र में अल्फा, चित्र में अल्फा उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण को प्रदर्शित करता है, उन्नयन कोण को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। यानी हमने यहाँ परिभाषा भी लिखवा दिया कि ऊंचाई पर स्थित वस्तु, जो ऊंचाई पर स्थित वस्तु था, ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखने पर क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ये हो गई और दृष्टि रेखा, तो यहाँ से आपकी दृष्टि जा रही थी ना, दृष्टि रेखा के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। चित्र में अल्फा उन्नयन कोण को प्रदर्शित करता है। अब अगला नंबर आता है अवनमन। बस इतना ही आपको जानना है, उसके बाद सवाल आपके चंद मिनट में होंगे। अवनमन कोण परिभाषा कैसे देंगे, क्या कहेंगे कि ऊंचाई क्या होगा, गहराई,
गहराई या नीचे, गहराई लिखिए या नीचे, नीचे स्थित वस्तु को, नीचे स्थित वस्तु को देखने पर क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा व पृष्ठ रेखा के बीच, पृष्ठ रेखा के बीच बने कोण को, बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अवनमन कोण कहते हैं। चित्र में बीटा, चित्र में बीटा अवनमन कोण को, अवनमन कोण को प्रदर्शित करता है, अवनमन कोण को प्रदर्शित करता है, अवनमन कोण को प्रदर्शित करता है। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित होगा तो क्षैतिज रेखा और पृष्ठ रेखा के बीच में बने कोण को उन्नयन कोण कहेंगे, और अगर कोई वस्तु गहराई पर होगा तो नीचे स्थित होगा तो उस समय क्षैतिज रेखा और पृष्ठ रेखा के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहते हैं। ये अल्फा जो है उन्नयन कोण को व्यक्त कर रहा था और बीटा जो है अवनमन कोण को व्यक्त कर रहा था, और ये एक आपका क्या था, खंभा था। इस तरह से उन्नयन और अवनमन आपको अगर समझ में आ गया तो सवाल आप चंद मिनट में करेंगे, और सूत्र में बस इतना है, सूत्र 6 सूत्र आपको याद करना है, सारे सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए आपके सामने अब जो है प्रश्नावली के सवाल हम लेकर आए हैं, और आपका योग जो अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रश्नावली 9.1 है और इसका पहला सवाल हम पढ़ते हैं और आपको पढ़ के बताते हैं। चूँकि ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसीलिए लिखना संभव नहीं था तो हम लिख नहीं रहे, आप लोग किताब से जो है इसको देख सकते हैं। कोई भी बुक होगा अगर NCERT के सवाल जहाँ लिखे होंगे उसमें आप मिलाइएगा, सारे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कई बच्चे कई राइटर का किताब पढ़ते हैं, ये मैं जो पढ़ाता हूँ ये सरकारी किताब है, इसी से मैं राजू प्रकाशन से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपके किताब में नहीं मिल रहा है, ढूंढने में आपको दिक्कत है, तो आप देखिएगा कोई भी राइटर हो, चाहे एक्टिव हो, चाहे बालाजी हो, चाहे कोई भी प्रकाशन हो, उसमें जो NCERT वाले सवाल होंगे वही सवाल ये टोटल आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। NCERT बेस वाले ही सवाल मैं बताता हूँ। अब इसमें प्रश्न दिया है कि सर्कस का एक कलाकार है, कोई सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी ये डोर, ऐसे ये चित्र भी बना हुआ है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये डोर आपका अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, भूमि पर सीधे लगे ये खंभा है ना, इसके शिखर से, इस खंभे का शिखर ये है और यहीं पर ये डोर क्या हुई है, बांधी गई है। और एक डोर यहाँ जो है जमीन पर जो है कोई बिंदु C है, यहाँ एक तरह से कह सकते हैं खूंटा गाड़ा गया है और खूंटे में इसको बांधा गया है और खंभे के शिखर में यहाँ बांधा गया है। और ये कितने मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, और ये डोर और ये भूमि है, भूमि स्तर ये हो गया, ये डोर है, इसके द्वारा यहाँ जो कोण बना वो कितना इंच का है, 30 अंश का हो, तो खंभे की ऊंचाई निकालना है। ये आपका यही खंभा है, खंभे की ऊंचाई निकालना है तो लिखेंगे कि माना AB बराबर H मीटर ऊंचा एक खंभा है, एक खंभा है। क्या है, माना AB बराबर H मीटर ऊंचा एक खंभा है। और देखेंगे ये डोर जो है इस भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, कोण ACB तथा कोण ACB। ACB का मान कितना है, 20 मीटर। ठीक है, ये डोर की लंबाई है, नहीं तो सॉरी एक कोण ACB कितना है, 30 अंश तथा डोर का नाम क्या है,
डोर मतलब एसी, डोर एसी की लंबाई 20 मीटर है। बस इतना आप लिखेंगे 2 लाइन के। और इस खंभे की ऊंचाई टोटल कितना मान लिया हम, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना हमने माना h। हमने इस खंभे की ऊंचाई क्या माना h। तो ध्यान दीजिएगा, ये AB एक h मीटर ऊंचा एक खंभा है और इस खंभे के शीर्ष पर एक डोर है, 20 मीटर लंबी ये डोर बांधी गई है यहाँ, और इसका एक सिरा जो है वो जमीन पर स्थित कोई बिंदु है वहां पर बांधी गई है। और ये डोर जो है इस जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है। तो मेरा इस खंभे की ऊंचाई क्या होगी, तो हमने मान लिया कि माना AB बराबर h मीटर ऊंचा क्या है, एक खंभा है तथा ACB का मान कितना है 30 अंश है और AC की लंबाई कितनी है 20 मीटर है। अब आप बताइए खंभे की ऊंचाई निकालना है, आप कहेंगे ये कैसे निकलेगा। तो देखिए हमने आपको बताया था इन्हीं 6 अनुपातों में से ही आपको सूत्रों का इस्तेमाल करना है। अब आप बताइए क्या है, 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है कर्ण, ये याद रखिएगा 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है कर्ण, और जिस कोण को लेते हैं उसके सामने भुजा क्या होती है लंब। याद रखेंगे 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है, कर्ण नहीं बदलता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान नहीं बदलता। पहचान कैसे होता है, तो 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, लेकिन लंब और आधार बदलते हैं। अगर कोण यह लेंगे तो लंब ये आधार ये होगा, लेकिन अगर यही कोण यह लेंगे तो लंब ये हो जाएगा आधार ये हो जाएगा। बस इतना ही आपको जानना है। तो कोण चूंकि यहाँ था, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी और ये वाली भुजा क्या होगी आधार होगी। तो बताइए लंब निकालना है और कर्ण का मान दिया है और थीटा का मान 30 दिया है, तो लंब दिया है, लंब निकालना, कर्ण का मान दिया, थीटा का मान दिया, तो लंब कर्ण में कोई संबंध पड़े है क्या, तो लंब कर्ण में क्या संबंध पड़े हो, साइन भी पड़े हो और क्या पड़े हो कोसेक भी पड़े हो। इस तरह से इन दोनों इस त्रिभुज में या तो आप साइन थीटा का मान निकालेंगे या क्या निकालेंगे कोसेक थीटा का मान। तो आइए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, आप कहेंगे ABC। समकोण त्रिभुज ABC में बताइए, हम जानते हैं कि ये लंब निकालना है, कर्ण का मान दिया तो लंब कर्ण में देखेंगे अनुपात, तो लंब कर्ण में क्या होता है साइन और क्या होता है कोसेक होता है। तो सूत्र होता है साइन थीटा बराबर किसके लंब बटे कर्ण के, तो थीटा की गणना है क्या दिया 30 अंश, लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर, सूत्र तो वही रहेगा हमने बताया था, थीटा के मान A B C D E F G H कोई भी आ सकता है, 10 अंश 20 अंश 30 अंश 60 अंश 90 अंश कोई भी माना सकता है, लेकिन आप सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करोगे। वैसा क्या लिखोगे लंब बटे कर्ण ही लिखेंगे। तो साइन 30 अंश का मान क्या होगा, आप कहेंगे लंब बटे कर्ण, और लंब की वाली भुजा तो 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो हम लिख सकते हैं लंब वाली भुजा का नाम क्या है AB और कर्ण वाली भुजा का नाम कर्ण ये है, कर्ण वाली भुजा का नाम क्या है AC। अब हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और लंब वाली भुजा AB का मान बताओ, AB की लंबाई क्या है h है, तो h लिखेंगे, और AC का मान कितना था AC का मान 20 दिया था, फिर ये गुणा कर देंगे 2h बराबर किसका होगा 20 के, 2 से इसको उड़ा दीजिए तो h का मान कितना आ गया 10 मीटर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस खंभे की ऊंचाई कितनी थी 10 मीटर, इस खंभे की ऊंचाई कितनी थी 10 मीटर। बस हमको ये ध्यान देना है क्या क्या दिया है और इसमें हमको अनुपात चाहिए। कोण दिया था, कर्ण दिया है, लंब निकालना है, कोण दिया, कर्ण दिया, लंब निकालना है, तो आप साइन ले सकते हैं, तो आप कोसेक ले सकते हैं। अगर यही ये निकालना होता तो कैसे लगाते, ये कर्ण है भाई का है आधार, तो जब कर्ण आधार की बात होती तो कर्ण आधार कहाँ है, तो कर्ण आधार या तो कास लिखेंगे या तो किस में लिखेंगे सेक। अगर ये लंब, अगर ये इसमें और इसमें अनुपात दिया रहता तब इसमें अनुपात निकालते तब तो या तो प्लेन लेते नहीं तो काट लेते। यही तरीका इसको निकालने का, एक बार और समझ लीजिए। 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, इस कोण के सामने भुजा लंब, लंब का मान निकालना था, कर्ण का मान दिया था, तो लंब कर्ण का अनुपात ढूंढेंगे, लंब कर्ण का अनुपात या तो साइन लेकर चलोगे नहीं तो कोसेक, क्योंकि लंब कर्ण इसमें भी होता है और कोसेक में भी कर्ण लंब होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लेकर चल सकते हैं। देखेंगे समकोण ABC में साइन जो भी कोण रहेगा वहाँ लेके चलेंगे, साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, और 30 के सामने वाले भुजा लंब है यानी AB, कर्ण का मान AC हो जाएगा। फिर साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 बराबर AB का मान क्या होगा, AB क्या करता है
h था और AC क्या था 20 था, तो ये गुणा करेंगे 13 और 20 को गुणा देंगे h बराबर कितना 10 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें दूसरा दिया है, करा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। करा आंधी आ गया और पेड़ क्या हो रहा है टूट जा रहा है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर वाला जो भाग है वो जमीन को छू रहा है, ठीक है या, और इसके साथ किस अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर दिया गया है। करा पेड़ की ऊंचाई क्या है। आइए बात करते हैं, पेड़ की बात करते हैं। ये देखिए मान लेते हैं एक पेड़ है, एक AB क्या करते हैं एक पेड़ बना लेते हैं। AB क्या है एक पेड़, और मान लेते हैं ये पूर्वा हवा चला है, इधर से पूर्वा चला या पश्चिमा चला, और यहीं से ये क्या हो रहा है टूट रहा है। तो ये टूट कर यहाँ गिरेगा, कुछ ऐसे मान लेते हैं, ऐसे टूट कर गिर गया, और जो ये टूट कर गिर रहा है तो जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है 30 अंश का कोण बना रहा है, समझिएगा। मान लिया एक पेड़ था, इसे यूकलिप्टस है चाहे कोई भी पेड़ था, ऐसे खड़ा था, अब आपको झोंका मारा, जब झोंका मारा तो यहीं से टूट कर ये अड़वा कर ऐसे गिरा है, ठीक, और जो ही गिरा है तो जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है 30 अंश का कोण बना रहा है। तो मान लेते हैं कहाँ से टूटा है C बिंदु से, कहाँ से टूटा है C बिंदु से। अब यहाँ से इस पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं क्या H1, और यहाँ से इस पेड़ की ऊंचाई क्या मान H2, और टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या मान H, समझिएगा। ये दो टुकड़ों में टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या है H है, और जहाँ से ये टूटा है उसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिया H1, और जो ये टूटा हुआ भाग जो यहाँ गिरा उसकी ऊंचाई क्या है H2। तो ये बताइए हरिहर टूट के यहाँ गिरा था, तो जब ये H2 है तो ये H2 है, ये भी हम लिख देंगे H2, और हाई वाला मान में H1 है ये है, और ये कितना है 30 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया 8 मीटर, और इसको मान लेते हैं, बोलिए समझ में आ रहा है। तो कहने मतलब यह था कि ये एक वृक्ष था, और यह वृक्ष जो है जब हवा का झोंका तेज आया है तो बिंदु C से टूट कर गिरा है, और ये जो B वाला भाग है वो आकर यहाँ गिर रहा है, ठीक है, और जो ही यहाँ गिर रहा है तो ये जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और जहाँ ये जमीन पर टच कर रहा है यहाँ से इस पेड़ की दूरी कितनी थी 8 मीटर थी। तो कह रहा पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या है H, और यह H जो है वह H1 और H2 के योग के क्या होगा बराबर होगा। तो दो लाइन लिख लेते हैं कि माना AB बराबर H मीटर ऊंचा एक पेड़ है, ठीक है, माना AB बराबर H मीटर ऊंचा एक पेड़ है जो बिंदु C से टूटकर जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, 30 अंश का कोण बनाता है। माना AC बराबर H1 मीटर, AC बराबर H1 मीटर व CD बराबर H2 मीटर, तथा KD K से D तक की दूरी कितनी है 8 मीटर, तथा KD बराबर 8 मीटर है। ये पूरा जन्म कुंडली हो गया। इस पेड़ की क्या है पूरी जन्म कुंडली, क्या जन्म कुंडली है AB बराबर H मीटर ऊंचा एक पेड़ था जो बिंदु C से टूट कर गिर रहा है, टूट कर जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और माना AC की लंबाई क्या है H1 और BC की लंबाई क्या है H2 तथा AD की लंबाई क्या है 8 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमको करना क्या है, अब हमको ये करना है कि अगर हम कहीं से H1 और H2 का मान निकाल लें, हम H1 का मान निकाल लें और किसकी H2 की, तो दोनों को जोड़ देंगे तो किसका मान निकल जाएगा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो
तो हम पहले H1 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे H2, या फिर पहले हम H2 निकालेंगे फिर हमने H1 निकालेंगे, और दोनों, क्योंकि यही वाला टूटा यहाँ गिरा है, तो जब H2 जो मान होगा वही यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, और ये H1 यहाँ ये है, तो हम H1 और H2 का मान निकालेंगे और दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे, तो हम पता कर लेंगे कि कितना ऊंचा पेड़ था। आइए बात करते हैं। तो ये दो समकोण त्रिभुज दिया है, एक तो CAD दिया है, एक नहीं दिया CAD, दोनों इसी त्रिभुज में लेके चलना दो बार। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज CAD में। अब आइए समकोण त्रिभुज CAD में चलिए। CAD में देखिए 30 अंश है, आधार दिया है कण की कण, आधार कण का एक बार संबंध ले लो, एक बार आधार और लंब का संबंध ले लेंगे। जब आधार कण में लेंगे तो H2 का मान निकलेगा, और आधार और लंब में लेंगे तो किसका मान निकलेगा H1 का। तो बताइए हम पहले आधार और लंब में लेके चल रहे हैं। आधार और लंब किसमें होता है, आधार और लंब किसमें होता है, tan में होता है। तो tan थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर किसका होगा, आप कहेंगे लंब बटे आधा, और tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/3, और लंब का बताइए 30 अंश के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी AC लिख देंगे यहाँ, और आधार वाली भुजा, आधार को यहाँ से यहाँ कर लेंगे, यानी AD होगा। अब इसका मतलब क्या होगा 1/3 होगा, AC A से C तक की दूरी क्या है H1, और AD की दूरी A से D तक की दूरी कितना है 8 है। फिर ये गुणा करिए तो कड़ी में 3 H1 बराबर किसके होगा 8 के, तो यहाँ से H1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा H1 बराबर 8 बटे कड़ी में 3 होगा। इसको बना लीजिए संकट नंबर 1। अब क्या करिए पुनः इसी त्रिभुज में आपको चलना है, देखिए पुनः समकोण त्रिभुज, CAD में पुनः इसी त्रिभुज में लेकर चलोगे, पुनः CAD में लेकर चलोगे। हमने लंब और आधार की सहायता से tan का इस्तेमाल किया और हमने H1 का मान निकाल लिया। अब ये आधार है, ये क्या है कण है, तो आधार कण किसमें लगाओगे आधार कण वाले में, या तो कास लोगे या तो क्या लेंगे सेक, दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CAD में कास ही ले लीजिए, कास थीटा का मान तो थीटा का मान कितना 30 अंश, कास थीटा का मान क्या होता है सूत्र में आधार बटे कण, और आधार वाली भुजा बोलिए क्या होगा 30 अंश के लिए लंब तो ये हो गई, आधार वाली भुजा क्या है AD, तो लिखेंगे AD, और कण वाली भुजा कण नहीं बदलता है, 90 के साथ एक भुजा कण होती है CD, और 30 अंश का मान कितना होगा 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। AD का मान A से D तक की दूरी, A से D तक कितना है 8 है, CD का मान बताइए C से D तक की दूरी कितनी है H2 है, H2 हो जाएगा। फिर ये पूरा करिए तो √3 H2 बराबर कितना हो गया 8 दूनी 16, H2 का मान निकालोगे तो क्या होगा 16 बटे कड़ी में 3। इसको बना सकते हैं संकट नंबर 2। अब बताइए हम क्या किए बाबू, हमने H1 निकाला, H2 निकाला, अब पूरे पेड़ की ऊंचाई निकाल लीजिए, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी H होगी, और H बराबर किसके H1 प्लस H2 के। तो लिखेंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई, पूरे पेड़ की ऊंचाई यानी H बराबर क्या सूत्र होगा H1 प्लस H2। अब H बराबर H1 का मान देखेंगे कितना है 8/3 धन, H2 का मान कितना है 16/3। अब आप बताइए दोनों को जोड़ना है, दोनों एक ही जात के हैं, 8/3 और 16/3 दोनों जोड़िए तो 16 8 कितना होगा 24/3। या तरीका समझिएगा दोनों का हर सेम है, जब हर सेम होता है तो हर को धीरे से उतार लेते हैं, और अंश को चिन्ह के अनुसार क्या करते हैं जोड़ने लायक है तो जोड़ देते हैं, घटाने लायक है तो क्या करते हैं घटा देते हैं। इस तरह से देखेंगे तो H का मान आ जाएगा 16 8 24 बटे कितना होगा कड़ी में 3। ये अब ये आपका आंसर है, यह भी आंसर आ सकता है। अगर ये आंसर नहीं आता है तो इसका परिमेयकरण कर लीजिएगा, यानी √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर लीजिए। तो यहाँ से आप निकालेंगे H बराबर 24 √3 से ऊपर गुणा और √3 से क्या करेंगे नीचे गुणा।
तो h का मान आ जाएगा 24 कड़ी में 3 ऊपर हो गया, और नीचे बताइए कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में पूरा करते हैं कितना आता 3 और 3 8 24, यानी h का मान आ गया 8 कड़ी में 3 मीटर। यानी पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी थी 8 कड़ी में 3 मीटर था। ठीक है, तो ये आप इस तरह से सवाल हल करेंगे। हमने क्या किया, आधार दिया था, कोण दिया था, तो आधार और लंब के लिए हमने टेन लिया और आधार और कर्ण के लिए हमने क्या लिया कास लिया, और इस तरह से हमने h1 और h2 के मान आसानी से निकाल लिए। और जब h1 और h2 के मान हमने निकाल लिया तो पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए यह प्लस यह दोनों कर देंगे। क्यों, क्योंकि h2 ही यहाँ गिर रहा है, तो जब h2 का मान निकाल गया तो जो ये जो मान यह होगा वही मान यह भी होगा, तो ये और प्लस इन दोनों का योग कर देंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। दोनों को हमने जोड़ा है, 24 में कड़ी 3 है, कड़ी 3 से ऊपर नीचे परिवर्तन कर दिए हैं, तो इस तरह से 3/24 से 8 कड़ी में 3 मीटर था। आई होप आपको ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला जो सवाल है तीसरा जो है, इसमें दे रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई कितनी हो 3 मीटर का हो। तो 5 वर्ष वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए कितना है 3 मीटर है। ये 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी जो बन रही है वो जमीन के साथ कितना इसका कोण बनाती है 30 अंश का, जबकि 3 मीटर ऊंचाई वाला जो फिसलन पट्टी बन रहा है वो जमीन के साथ कितना इसका कोण बनाता है 60 अंश का। तो अगर फिसलन पट्टी की प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, तो पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मान लो x1, और इसको क्या मान लीजिए y। पहली स्थिति में x मान लेते हैं और दूसरी स्थिति में क्या मान लीजिए y। फिसलन पट्टी का मतलब है एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये सीढ़ी लगा होता है, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि 1.5 मीटर ऊंचा 1.5 मीटर ऊंचा मान लीजिए 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़ के यहाँ पहुंचे, आज यहाँ पहुंचेंगे एक से सड़क जाएंगे नीचे, फिर यहाँ से आएंगे यहाँ आते हैं, फिर सीढ़ी सीढ़ी चढ़ कर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ सड़क आएंगे। उसी तरह से बड़े बच्चे हैं क्या करते हैं, इनकी ऊंचाई 3 मीटर का है, तो क्या करते हैं एक सीढ़ी एक ऐसे चढ़ते 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 यहाँ पहुंचे और यहीं से सड़क पर यहाँ चले जाते हैं। तो यह जो फिसलन पट्टी जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, और यह जो फिसलन पट्टी है जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है 30 अंश। तो अगर इस फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए, पहले इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालते हैं, फिर इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना 5 वर्ष से कम उम्र के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर व 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की ऊंचाई सारी फिसलन पट्टी की लंबाई है x मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई क्या माने हैं y मीटर है। बाकी आपके सामने दिया ही है। तो देखिए आप बताइए कोण दिया है लंब और कर्ण में है, लंब और कर्ण है। आप एक्चुअली बता देंगे लंब कर्ण किसमें होता है, तो आप कहेंगे तो साइन लेंगे, नहीं तो क्या लेंगे कोसेक लेंगे, दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, तो समकोण त्रिभुज पहले की बात करिए तो नाम है BAC। समकोण त्रिभुज क्या नाम है BAC में। अब आप कहेंगे तो निकल गया, तो हमको संबंध किस में ढूंढना है, लंब में और कर्ण में। तो लंब कर्ण किस में होता है, तो आप कहेंगे साइन में होता है। तो साइन कोण का मान कितना है 30 अंश, और साइन 30 अंश का क्या होता है लंब बटे कर्ण, और साइन 30 अंश का मान 1/2 रखेंगे। लंब का मान 30 अंश के सामने वाली भुजा लंब होती है यानी AB, और कर्ण का मान 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण अर्थात BC। और इस तरह से आप लिखेंगे 1/2
और AB की लंबाई 1.5 है और BC की लंबाई कितना है x है। फिर ये पूरा कर दीजिए, x से कम x और 2 गुणे कितना होगा 1.5 है और 1.5 गुणे कितना होता है 3, अर्थात 3.0 मीटर। यानी जौन छोड़ के लड़के में रहना है उस सवाल के फिसलन पट्टी के लंबाई कितना भाई 3 मीटर का है। कैसे बड़का लड़कों के निकाले कैसे निकालोगे, सेम इसी प्रोसेस में। ये लंब है, ये कण है, फिर आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। किसमें लिखेंगे आप, जैसे आपने समकोण त्रिभुज BAC निकाला है ऐसे ही आप समकोण त्रिभुज किसमें निकालोगे PQR में, और फिर आप साइन लेंगे और साइन 60 के बराबर क्या होता है लंब। लंब की जगह 3 रखिएगा और कण की जगह क्या रखेंगे भाई, सेम इसी प्रोसेस में आपको निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क लिख दे रहे हैं और लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज क्या नाम लिखोगे PQR में। PQR में क्या लोगे साइन 60 लेंगे और लंब बटे क्या होगा कर्ण। ऐसे आप इसको करिएगा, आई होप इसको आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा ये चित्र आपको मिलेगा नहीं, चित्र आपको अपने पास से बनाना है क्योंकि प्रश्न के हिसाब से आपको प्रश्न आपको बनाने होते हैं। ठीक है, चित्र बनाने होते हैं, जैसा प्रश्न रहता है उसी के हिसाब से बनाने होते हैं। 1.5 मीटर ऊंचाई का था फिसलन पट्टी और इसकी ये टोटल लंबाई निकालना था और ये 3 अंश का कोण बनाना था। ये 3 मीटर ऊंचा था और इस फिसलन पट्टी की लंबाई हमने y मीटर मान लिया, ये x मीटर है और ये क्या हो गया y मीटर हो गया। ठीक है, जैसे हमने ये लंब और कण में संबंध था तो साइन लेंगे या कोसेक लेंगे, ये भी लंब और कण में था तो साइन लेंगे। अगर लंब और आधार में रहता तो टेन लेते या काट लेते, और अगर आधार और कण में है तो या तो प्लस लेते नहीं तो सेक लेते। यही तरीका है इसको करने का, इतना कठिन नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं। तो आई होप जो भी मैं बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसी तरह से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चलते रहिए, आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो जो है उपलब्ध मैं कराता रहूँगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।